ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? अगर कोई अपने को सॉल्वेंट दे रखा है पर्टिकुलर अमाउंट का, उसमें अगर अपन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व in the specified amount of the solvent at a specified temperature. Okay, so that is defined as solubility. No problem, Mudit. It depends upon in general. ये जो अपन solubility की बात कर रहे हैं, it's in general. We'll talk about the specific cases. In general, it depends upon the nature of the solute and the solvent. It depends upon the temperature. It depends upon the pressure. तीन चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जब हम स्पेसिफिक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिव है और कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिव नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सब फैक्टर रोल प्ले करे। ओके, एंड द क्राइटेरिया फॉर द सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये टर्म तुम मेरे ख्याल से 11th क्लास में जब तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसमें टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दैट इज when the intermolecular attractions are similar in both the solute and the solvent. So if the solvent is a pure organic compound which is having only covalent bonds like benzene, तो उसमें फिर वही कंपाउंड सॉल्व होंगे जो प्योरली क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेन और मीथेन, समथिंग लाइक दैट। बट इफ द सॉल्वेंट इज हैविंग इज अ कंपाउंड लाइक हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसमें वो सारे सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे जो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। या अगर सॉल्वेंट आयनिक है तो जो सॉल्यूट आयनिक होते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। सो इट्स बेसिकली इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ऑफ द सेम टाइप, उस सॉल्यूट में वो वाला सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट द पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इज दिस क्लियर? सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो पता चल गया, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है वो पता चल गया है ना। कौन सा सॉल्वेंट कौन से सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा और कौन कौन से एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। बेसिकली याद रखो, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो मूविंग अहेड, इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, वी आर गोइंग टू स्टडी 3 सॉल्युबिलिटीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid, and solubility of the liquid in the liquid. Okay, बाकी तो अपन ने एक ही सॉल्वेंट लिया लिक्विड, इसमें 3 सॉल्वेंट डिसॉल्व किए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी हो सकता था तुम्हारा सॉल्वेंट गैस होता, या हो सकता है तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता था। इट सीम्स टू बी लिटिल बिट अनईजी, अपने को डाइजेस्ट होना मुश्किल है कि सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है। ओके, बट सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है और गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है, और सॉलिड में गैस भी डिसॉल्व हो सकती है और गैस में सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है। उसके कुछ एग्जांपल जो है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का जो टेबल है या अपनी बुकलेट में जो टेबल बना रखा है उसमें मैंने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। वो एग्जांपल तुम खाली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस देख सकते हो एक बार, बाकी उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। आज की क्लास में हम खाली इसी को डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो तुम्हारे को बहुत सारे मालूम है, जैसे अपन पानी लेते हैं उसमें नमक को मिलाते हैं, दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। अपन शक्कर को पानी में मिलाते हैं, दैट इज आल्सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। लेकिन अगर तुम मिट्टी को पानी में मिलाओगे और तुम उसको स्टर कर दो और कुछ टाइम बाद तुम देखोगे तो मिट्टी वापस पानी में नीचे बैठ जाती है, तो जो सैंड पार्टिकल्स तुमने लिए ना, सैंड एक्चुअली जिसको सैंड बोलते हैं, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। जब हमने उसको बहुत विग्रसली स्टर किया है तो पूरा पानी गंदा हो जाता है
उस समय खाली ये होता है कि उसके जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पानी में हैंग हो गए, सोल्यूबल नहीं हुए। ओके, so you have to clearly understand कि solubility क्या होती है। solubility जब solution बन जाता है then there is only one single phase, और उस वो जो homogeneous mixture बनता है जिसका phase single होता है, उसकी properties भी same होती है, यानी boiling point, melting point सब same होता है। okay, color, refractive index, everything is same। okay, so we define the term dissolution। solubility जब define करेंगे solid की liquid में दो term define करेंगे। तो पहला term है dissolution। डिसोल्यूशन क्या है कि जब भी किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे, सपोज करो शक्कर पानी में नीचे बैठ गई है, जब तुम हिलाना शुरू करते हो तो शक्कर के पार्टिकल्स डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, वो पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो रहे हैं, और पानी के अंदर शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और जो तुम्हारे नीचे बॉटम पे अगर तुम बहुत ज्यादा हिलाओगे तो सारी की सारी शक्कर पानी में डिसॉल्व हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ द शुगर पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन फेज इज नोन एज डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट विल और इन द सॉल्यूशन, बोथ इन द सॉल्वेंट और इन द सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। बेटर टू यूज द टर्म सॉल्यूशन rather than solvent। okay, then the second process is known as crystallization। this is again जो तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये जब अपन किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जब ये भी एक रिएक्शन, एक तरह से सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना भी एक तरह से एक रिएक्शन ही है। तो कोई भी रिएक्शन होती है, आइदर इट्स लाइक अ सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन और इट्स अ टू वे रिएक्शन। टू वे रिएक्शन में हमेशा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ये जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है ना, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, दिस इज अगेन लाइक अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सपोज द सोल्यूट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड रिक्रिस्टलाइजेस, या उसके क्रिस्टल्स वापस से बाहर आ जाते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज crystallization। that is the solutes get separated from the solution और बाहर आ जाता है अलग से, और solute और solvent वापस से अलग अलग फेज में आ जाते हैं। so okay, whenever we add a solute to the solvent at a given temperature and pressure depending upon the quantity which we have added, दो प्रोसेस होंगे, एक तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा और एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा। डेफिनेशन क्लियर है क्या? अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है ना, वो सब डेफिनेशन से, और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो तुम्हारे को डेफिनेशंस भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है। मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम जो नेचर में एग्जिस्ट करते हो डायनामिक होते हो, कोई स्टैटिक नहीं होता है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया? व्हेन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज सेम एज द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो जब अगर अपन ने नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया है, ओके, अगर नमक कम डाला है तो और नमक ऐड करते जाओ और वो डिसॉल्व होता जाएगा। बट जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उस समय नमक के कुछ पार्टिकल्स पानी से बाहर आते हैं और वापस से क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, बट एट द सेम इंस्टेंट उतने ही पार्टिकल्स वापस से पानी में चले जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। सो वी डोंट सी दैट थिंग कि वो बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, बट दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन where the rate of the dissolution is equal to the rate of the crystallization। okay, तो क्या हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम में? क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और वी से सेपरेटिंग आउट। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी जब सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करें, अपन ने दो टर्म वापस से तीन टर्म डिफाइन कर दिए इनफैक्ट, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, एंड वी हैव सेड दैट दिस dissolving of the solute in the solvent is basically an equilibrium process which is basically a dynamic equilibrium, and at that dynamic equilibrium the rate of the dissolution is equal to the rate of the crystallization। okay, next,
अब जो जब अपन सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट व्हिच वी एडेड टू द सॉल्यूशन, there are three types of solutions which we get: saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. So I'll define what is a saturated solution. Saturated solution means no more solute can be dissolved in the solvent, in the given solvent at a given temperature and pressure. Suppose कर लो तुमने पानी लिया और उसमें शक्कर ऐड की और तुमने स्टर किया तो शक्कर घुल जाएगी पानी में. तुम और शक्कर को ऐड करो और शक्कर को ऐड करो. अब तुम शक्कर ऐड करते जाओ, पानी में डिसॉल्व होती जाएगी. एक स्टेट ऐसी आएगी, उसके बाद अगर तुमने शक्कर को पानी में ऐड किया तो शक्कर पानी में डिसॉल्व नहीं होगी. अब अगर तुम्हारे को शक्कर को पानी में डिसॉल्व करना है, देन यू मे हैव टू हीट द वाटर. तुम हीट करोगे तो शायद शक्कर पानी में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन सिंपली पानी में ऐड करने से शक्कर डिसॉल्व नहीं होती है. सेम थिंग, किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसॉल्व करोगे, इट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट दैट स्टेट वी से दैट द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. तो जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में नहीं पहुंचा, तब तक सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में? वो अनसैचुरेटेड स्टेट में. इसका मतलब उस स्टेट में अगर तुम और सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. ओके. Unsaturated solution, the amount of the solute present in the solution is greater than the amount which can be dissolved in the solvent at a given temperature and pressure. मतलब लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो सपोज एट द रूम टेम्परेचर 1 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर डिसॉल्व होती है. अज्यूम, हाँ, रैंडम नंबर है. और अगर मैंने उसी रूम टेम्परेचर पे 1 किलो पानी में 1 किलो की जगह 2 किलो शक्कर को डिसॉल्व कर दिया है, then that is known as super saturated solution. Is this clear? Any question? अभी तक कुछ क्वेश्चन है क्या तुम लोगों को? कोई डाउट आ रहा है दिमाग में? हितेन, क्लियर है? तो मेरे को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया. नाम बोलो, किसको समझ में नहीं आया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में नहीं आया. ठीक है. और किसी को समझ में नहीं आया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट देखें, समझ में आ जाएगा. ओ, नेक्स्ट पॉइंट है ही नहीं. ओके. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि 1 किलो पानी में जब शक्कर सिर्फ 1 किलो ही डिसॉल्व हो सकती है, अपन ने 2 किलो डिसॉल्व कर दी, बट ये तो अलाउड ही नहीं था. एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद उससे ज्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. सो व्हाट इज द टेक्निक टू डू दिस? हम क्या करते हैं? अच्छा, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देवांश, can you give me an example of super saturated solution real life से? नहीं मालूम? किसी को मालूम है? शुगर सिरप चाशनी जो होती है सर, उसमें गरम करके शक्कर को मिलाते हैं. शुगर सिरप जो होता है ना, चाशनी, that is a super saturated solution. तो जब चाशनी अपने पास होती है ना, जिसमें क्या बोले यार आप, ठीक है. अभी नहीं मिलेगा अपने को चाशनी में, कुछ भी मिठाई नहीं मिलेगी. बट होता क्या है एक्चुअली? देवांश, ज्यादा मीठा नहीं खाना है. सो व्हाट वी डू इज, जब पानी में शक्कर को डिसॉल्व कर दिया, अब शक्कर और डिसॉल्व नहीं हो रही है, वी स्टार्ट हीटिंग इट. जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा शक्कर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है. So we have actually increased the temperature, and at the higher temperature more solute is dissolved in the solvent. And after that, when we cool it suddenly, वो cooling थोड़ा सा sudden है, it's not very slow. और वो जो natural cooling है वो भी उस solution के लिए sudden cooling जैसा है. So जब उसको suddenly cool कर दिया जाता है solution को, तो solute जो है ना, जो solvent में dissolve हो चुका है, उसको बाहर आने का मौका नहीं मिलता है. Okay.
So if the solute doesn't get the time to come out of the solvent in this sudden process, तो अपन इसको बोलते हैं the solution will be super saturated solution. समझ में आ गया? सुपर सैचुरेशन उसी टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं किया, डेवलप नहीं किया जा सकता है. उसको पहले और किसी कंडीशन में ले जाते हैं, सॉल्यूट को ज्यादा डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर वापस से दूसरी कंडीशन पे ले आते हैं या दूसरी स्टेट में ले आते हैं. बट इतना जल्दी लेके आते हैं कि उसको सेपरेट आउट होने का टाइम नहीं मिलता है. इट्स लाइक कंपेयरिंग दैट जो सडन प्रोसेस होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा एडियाबेटिक इन नेचर होना चाहिए. दैट इट डजंट गेट द टाइम टू एडजस्ट द इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. ओके, अगर वैसा होगा तो ही तुम्हारे को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा. क्लियर है? अभी क्लियर हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? ओके फाइन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड? मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी सॉल्यूट के सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी के 3 फैक्टर हैं. नेचर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट जरूरी नहीं कि हर फैक्टर हर जगह काम में आए. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, तो कौन कौन से फैक्टर्स काम में आएंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रीडिंग लगाओ इसकी और मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हारे से, बताओ मेरे को. इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करो, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, the solubility increase with the rise in the temperature. यशा, can you explain me ऐसा क्यों हो रहा है? सर, डिसोल्यूशन जो हो रहा है उसके लिए एनर्जी अपन को चाहिए, तो अपन बाहर से अगर उसको एनर्जी देते जाएंगे तो अगर इक्विलिब्रियम को कंसिडर करें तो ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल लगाते हैं, तो फिर बाहर से एनर्जी देने पर इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. व्हाट इज एप्लीकेबल हियर इज ली शैटलर्स प्रिंसिपल. फॉर एनी एंडोथर्मिक प्रोसेस the increase in the temperature always helps the reaction to move in the forward direction. तो यहाँ पे जब मैं delta H of the solution बोल रहा हूँ which is positive, that means it's an endothermic reaction. यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, है ना. एंडोथर्मिक में क्या होता है, अपन सिस्टम को बाहर से हीट देते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है. ओके, if it is exothermic, that is if the delta H of the solution is negative, that means increase in temperature से reaction for backward direction में proceed होगी, क्योंकि जब ये reaction होती है ना तो heat liberate होती है. तो by Lee-Shetler's principle, the decrease in the temperature will support the reaction in the forward direction, and increase in the temperature will take the reaction in the backward direction. Okay, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो तो हीट करने से ही तुम्हारा क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. इज दिस क्लियर? क्लियर है ये सबको? मुस्तफा? Yes, sir. Okay. Give me one answer. जब मैं पानी को नमक में डालूं, पानी को नमक में नहीं, नमक को पानी में डालूंगा, इंस्टेंटली जब नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि पानी का टेम्परेचर कम होगा? बढ़ेगा. ओके, इंडिविजुअली आंसर कर दो एक बार मेरे को, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन इन द लिस्ट. फरदीन.
सर इंक्रीज होगा। ईशा इंक्रीज होगा। ओके सर एक बार फिर से क्वेश्चन बता दो। मैंने ये बोला कि जब मैं पानी को नमक को पानी में डालूंगा, इंस्टेंट डिसोल्यूशन हो जाता है नमक का पानी में। सपोज जैसे अपन पानी को नमक में डालते हैं ना, इंस्टेंट डिसोल्यूशन हो जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? अच्छा, कोई है जो बोलता है डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा सर। अच्छा, मुस्तफा साउथ पोल पे चला गया है। और कोई? देवांश? सर मेरे को नहीं सर डिक्रीज होगा। कौन बोला डिक्रीज होगा? समीना। समीना। और मिगदाद? इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज होगा। जिशान? सर कशिश, मिसबा, सकीना, एनी आंसर? शुभम? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा शुभम? मुझे डिक्रीज क्यों होगा? मुस्तफा डिक्रीज क्यों होगा? सर क्योंकि अगर सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो उसके वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा सर, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी। सर अगर पूरी तरह उसको आयंस में ब्रेक होना है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो सर वाटर से ले लेगा एनर्जी। क्यों लेगा वाटर से? क्यों लेगा वाटर से? वाटर क्यों लेगा? वाटर की जेब में खाली पड़ी है, वाटर दे देगा नमक को पानी एनर्जी यूं? क्योंकि सर उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। हीट की फॉर्म में एनर्जी ले ले। नहीं 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 नहीं। और किसी का उसको आंसर है क्या? वैसे इसका आंसर सही है। लास्ट में से थोड़ी सी गलती कर दी। नहीं, मुझे तेरा आंसर गलत है। ओके, रिमेंबर मैंने बोला था इंस्टेंटली डिसॉल्व हो रहा है। इंस्टेंटली डिसॉल्व मींस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। जो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। इट डजंट गेट द टाइम टू एक्सचेंज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। नाउ व्हाट मुस्तफा सेड इज राइट। जब नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl अपने आयंस में ब्रेक होगा, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द NaCl molecule into its constituent ions. Okay, तो वो एनर्जी जो है, क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंट है, एडियाबैटिक है और फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड होगी, तो वो क्या करेगा? पानी से, दैट इज पानी से एनर्जी लेने का मतलब है इट विल कंज्यूम इट्स इंटरनल एनर्जी एंड फॉर द गिवन वो एनर्जी क्योंकि बाहर से मिल नहीं पा रही है, इंस्टेंटेनियस है, इसीलिए अंदर इंटरनल एनर्जी को लेके नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट अ, मतलब ऑब्जर्व करना मुश्किल है, इट्स वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। पानी हल्का सा ठंडा हो जाएगा फॉर द गिवन इंस्टेंट, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और वापस से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? समझ में आ गया सबको? आगे चलूं? फरदीन क्लियर है? तो ली शटलर्स प्रिंसिपल समझ में आ गया? अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सोथर्मिक है तो विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड का लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल, सो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। सो वी कैन से कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं खाली दो ही चीजें अफेक्ट करेगी। वन इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, वो तो हमेशा ही से रहेगा क्योंकि वो तो पहला क्राइटेरिया था लाइक डिसॉल्व लाइक का। एंड सेकंड इज only temperature will affect the solubility of the solid in the liquid and the pressure is no effect. Okay, we have only 7 minutes left,
So we'll try to finish this slide. Solubility of the gas in the liquid. What are the factors which will affect the nature of the gas? So all those gases which can be easily liquefied are more soluble than the gases which cannot be easily liquefied. कोई example जिसमें easily liquefiable gas तुम्हें मालूम हो? खुश. सर एलपीजी। कोई ऐसा एग्जांपल दो जो डेली लाइफ में काम में आता हो. मुदित. सर वाटर वेपर। वाटर वेपर. वाटर वेपर गैस होती है क्या? ओके. फरदीन मालूम है? देवांश मालूम है कुछ? सर ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो लिक्विफाइड होता है. वो सॉल्युबल, ऑक्सीजन को सॉल्युबल थोड़ी क्या पानी में थोड़ी मिलाया है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर जो हम लेते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. ओके. सो जो गैस जितनी इजीली, ओके, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में और कुछ एग्जांपल्स दे रखे होंगे, तुम लोग पढ़ सकते हो, या अपने बुकलेट में भी दे रखे होंगे मैंने. Gases which are capable of forming ions in aqueous solutions are much more soluble in water than in other solvents. So जो gases ionic solvents ions बना देंगे, वो water के उसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर उसमें शीथ में केज हो जाएंगे, which we have studied there. मैंने बताया था शायद तुम्हारे को केस, how the water molecules surround an ion और उसके चारों तरफ एक शीथ बना देते हैं. बताई थी क्या ये थ्योरी? हाँ, पोलर पुटिंग सॉल्वेंट के टाइम बताई. हाँ तब बताई थी ना. सो समथिंग लाइक दैट ओनली. टेम्परेचर. ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द टेम्परेचर? सर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. बिल्कुल सही. सॉल्यूट द गैसेस इन द लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. प्रेशर. The solute the gases increases with the increase of pressure. ये with the increase in the temperature solubility decrease क्यों हो रही है? सर क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन, मतलब गैसेस को जब करते हैं ना लिक्विड में, एक्सोथर्मिक होता है. थोड़ा सा और कोई दूसरी टर्म यूज कर सकती हो क्या? सोचती हूँ सर. ओके, मेरा टाइम कम है तो आई विल मूव फॉरवर्ड, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा. सॉल्यूशन में गैस जो है वो लिक्विड फेस में प्रेजेंट है. सो बेसिकली जब गैस लिक्विड फेस में आ गई, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कंडेंसेशन, है ना. द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज सिमिलरली एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है कि अपन गैस जो वाटर वेपर से उसको कंडेंस करते तो लिक्विड फेस में आता है, राइट. सो किसी भी गैस को अगर अपन लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो गैस एक्चुअली लिक्विड फेस में आ रही है. सो वी कैन से दैट इट इज सिमिलर टू द कंडेंसेशन प्रोसेस. ओके. सो अन कंडेंसेशन में क्या होता है, द हीट मस्ट इवॉल्व, दैट इज इट मस्ट बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो एंड बिकॉज इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैंने बोल दिया था कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जो डिसॉल्व होता है, इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा ली शटलर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. सो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द सॉल्यूट द गैस विल डिक्रीज, राइट. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, with the increase in the temperature the solute the gas in the liquid will decrease. क्लियर हो गया सबको? ये इसमें कोई डाउट है क्या? I have used this specific term, dissolution of a gas is similar to condensation, and condensation is an exothermic process,
एंड इवोपरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो क्लियर है ना तुम्हारे को? जब कोई चीज कंडेंस होती है तो वो हीट को ओके, क्लास इज ओवर एंड जो प्रेशर इफेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो डू यू एनी डाउट्स नाउ?